नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक आयोजित होने वाले सुप्रसिद्ध रांची माघी पुन्नी मेले का भव्य शुभारंभ आतिशबाजी के साथ हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता धर्मस्व, पर्यटन एवं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने की। समारोह में वन मंत्री मोहम्मद अकबर, रांची विधायक अमितेश शुक्ला, अभनपुर विधायक धनेन्द्र साहू, सिहावा विधायक डॉक्टर लक्ष्मी धुरव उपस्थित रहे। अतिथियों ने भगवान राजीव लोचन की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की और इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि रांची को कमल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। माघी पुन्नी मेला के स्वरूप को बिगाड़कर पूर्ववर्ती सरकार ने कुंभ बना दिया गया था, जिनका खूब विरोध हुआ। हमने छत्तीसगढ़ में सत्ता की बागडोर संभालने के बाद इसके प्राचीन और गरिमामय स्वरूप को यथावत रखने के लिए संशोधन बिल लाए हैं। हमारी सरकार राज्यों की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार काम कर रही है। तो रांची माघी पुन्नी मेले का आज आगाज हो चुका है और सीएम भूपेश ने पूजा कर इसका शुभारंभ किया। आतिशबाजी के साथ इसका शुभारंभ सीएम भूपेश बघेल द्वारा किया गया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इसकी अध्यक्षता की है और महाशिवरात्रि से पहले आपको बता दें कि इस पूजा का आयोजन किया गया ताकि मेले का शुभारंभ किया जा सके। वहीं मनेन्द्रगढ़ से इस वक्त की बड़ी जानकारी। राष्ट्रीय स्वयंसेवकों का पथ संचालन नगर के विभिन्न मार्गों से होकर निकला। बड़ी संख्या में लोगों ने स्वागत किया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, पथ संचालकों पर महिला मोर्चा ने पुष्प वर्षा की है। सरस्वती शिशु मंदिर से पथ संचलन की शुरुआत हुई। नगर भ्रमण पर श्री राम मंदिर प्रांगण में खत्म हुई। बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मनेन्द्रगढ़ से राष्ट्रीय स्वयंसेवकों का पथ संचालन नगर के विभिन्न मार्गों से होकर निकला और बड़ी संख्या में लोगों ने इसका स्वागत किया। बड़ी खबर, अहम जानकारी, पथ संचालकों पर महिला मोर्चा ने पुष्प वर्षा की है। नगर भ्रमण कर आपको बता दें, पथ संचालन का आरंभ। राष्ट्रीय स्वयंसेवकों का पथ संचालन नगर के विभिन्न मार्गों से होकर निकला है और बड़ी संख्या में लोगों ने स्वागत किया। बड़ी खबर, पथ संचालकों पर महिला मोर्चा ने भी पुष्प वर्षा की और नगर भ्रमण कर आपको बता दें, पथ संचालन का शुरुआत किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवकों का पथ संचालन नगर के विभिन्न मार्गों से होकर निकला है। बड़ी संख्या में लोगों ने इसका स्वागत भी किया। पथ संचालकों पर महिला मोर्चा ने पुष्प वर्षा की। नगर भ्रमण कर श्री राम मंदिर प्रांगण में पहुंचे पथ संचालक। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पथ संचालक गुजरे, जिनका जोरदार स्वागत किया गया। पथ संचालकों पर महिला मोर्चा ने पुष्प वर्षा की। नगर भ्रमण कर श्री राम मंदिर पहुंचा पथ संचालक। तो नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए निकला है। बड़ी संख्या में लोगों ने इनका स्वागत किया। पथ संचालकों का स्वागत लोगों द्वारा किया गया। पुष्प वर्षा महिलाओं ने उन पर की और राष्ट्रीय स्वयंसेवकों का पथ संचालन जो नगर के विभिन्न मार्गों से होकर निकाली गई। बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। केंद्र बजट 2023 के अंतर्गत बजट पर चर्चा कार्यक्रम में बीजेपी दुर्ग जिला कार्यालय में पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता अमर अग्रवाल ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि बजट केवल एक साल के लिए ही नहीं बल्कि देश की भावी योजना को तय करने वाला बजट है, जहां पूरे विश्व मंदिर से ग्रस्त है और वहां पर व्यक्ति के हिसाब से बजट होना अपने आप में एक उपलब्धि है। सबसे बड़ी बात, हमारे देश में जो खासकर मध्यम वर्ग के लोग के द्वारा आयकर में छूट करने का आग्रह रहा, जिसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने स्वीकार किया, जिसमें 7 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देना होगा। इसके साथ ही इस बजट को भविष्य की सारी संभावनाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया। युवाओं के लिए पूरे विश्व में जो रोजगार मिल सकते हैं उसकी प्राथमिकता के आधार पर कौशल उन्नयन और साथ ही 43 लाख युवाओं को कौशल उन्नयन में
3 साल तक स्टाइफेंड देना एक बहुत बड़ी योजना की शुरुआत है। महिलाओं के लिए 2 साल तक महिला सम्मान विकास योजना, जिसमें उन्हें 7.5% की दर पर उन्हें ऋण, इसके साथ ही सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का सेक्टर है। तो बजट ने देश के सुनहरे भविष्य की नींव रखी। अमर अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी और बजट ने देश के सुनहरे भविष्य की नींव रखी है। जहां बीजेपी नेता अमर अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र बजट की तारीफ की गई है। आगे बढ़ेंगे। बीजापुर जिले में एक बार फिर नक्सलियों ने एक जनप्रतिनिधि को मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, नक्सलियों ने पूरे परिवार के सामने इस वारदात को अंजाम दिया। उसूर ब्लॉक के बीजेपी मंडल अध्यक्ष और वरिष्ठ बीजेपी नेता नीलकंठ कक्केम की चाकू और कुल्हाड़ी से वार कर नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। बता दें कि अपने रिश्तेदार की शादी समारोह में शामिल होने आवापल्ली थाना क्षेत्र के अपने पैतृक गांव पैंकरम आए थे। बीजेपी नेता को मौके पर ही पहुंचकर नक्सलियों ने परिवार के सामने मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। तो बीजेपी नेता की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। नक्सलियों ने बीजेपी नेता को मौत के घाट उतारा था। खबर बस्तर से, जहां कांकेर जिला के अंताकड़ मेले की खबर कवर करने गए केशकाल वरिष्ठ पत्रकार को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। बता दें कि राष्ट्रीय हिंदी न्यूज चैनल हर खबर बस्तर संभाग ब्यूरो चीफ अंतागढ़ मेले की खबर कवर करने गए थे, जो अंतागढ़ के ही एक पत्रकार ने ब्यूरो चीफ विनीत सक्सेना को खबर कवर करने से रोका था। कहा कि अगर खबर कवर करनी है तो खर्चा पानी देना होगा। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दे दी। वहीं पुलिस ने इस मामले पर तत्परता दिखाते हुए धमकी देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार है। मामले को लेकर SC/ST समाज के प्रमुखों ने SDOP को ज्ञापन सौंपा है। और जब हमारा भाई रूपेंद्र कोर्राम जी अंतागढ़ में प्रेस रिपोर्टिंग करने गए, वहां कुछ जातिवादी गुंडों ने, जो उच्च जाति के लोग हैं, जिनको ये गंवारा नहीं हुआ कि एक जो है कि एक निचले वर्ग का व्यक्ति, शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति कैसे पत्रकारिता कर रहा है, तो वहां पर उन्होंने उनको धमकाने का काम किया कि हमारे एरिया में आकर के आप क्यों पत्रकारिता कर रहे हैं। तो इस तरह से दबंगई करके उनके साथ मारपीट किया गया और वो अभी अस्पताल में है। हम लोग अभी कलेक्टर ऑफिस जाने वाले हैं, SP ऑफिस भी जाएंगे और जो दोषियों के खिलाफ में, जो रूपेंद्र कोराम जी के साथ घटना हुई है, उनके दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए बोलेंगे। बिलासपुर में पूर्व विधायक सियाराम कौशिक और जिला पंचायत सभापति अंकित गोरा ने ताला महोत्सव का शुभारंभ किया। वहीं बिल्हा ब्लॉक के दगोरी ग्राम पंचायत के पास गांव ताला में रुद्र महाशिव भगवान का महोत्सव हर साल की तरह इस साल भी पूरे जोरों शोरों से मनाया गया। इस महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सियाराम कौशिक ने की। इस दौरान समारोह के अध्यक्ष जिला पंचायत सभापति युवा नेता अंकित गोराहा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गीतांजलि कौशिक, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जोगेंद्र सलूजा समेत तमाम लोग मौजूद रहे। भगवान शिव की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलन कर भगवान गणेश की आराधना करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अंकित गोराहा ने इस उत्सव पर अपने संबोधन में कहा कि इस क्षेत्र में जो पुराना तत्व पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, उसे और वृहद मनाने के लिए जो भी सहयोग होगा वो किया जाएगा।
बीजापुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल 14 दिनों से जारी है, लेकिन अब तक किसी भी शासकीय अधिकारी ने कार्यकर्ताओं से मिलने के बारे में नहीं सोचा। आपको बता दें कि अपनी 6 सूत्रीय मांग को लेकर बीहड़ और जंगली इलाके में कई महिलाएं पिछले 14 दिनों से हड़ताल पर बैठी हुई हैं। वहीं कार्यकर्ताओं की मांग है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, साथ ही आंगनबाड़ी सहायिका को कार्यकर्ता के रिक्त पद पर और कार्यकर्ता को सुपरवाइजर पद पर 100% पदोन्नति की जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी शिक्षक का दर्जा एवं वेतन दिया जाए, साथ ही मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बराबर समान काम का समान वेतन दिया जाए। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5 लाख रुपए एवं सहकारियों को 3 लाख रुपए रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त राशि दिए जाए। आज 15वां दिन हो गया बैठे हैं, आज तक कोई नहीं आ रहे, हम लोग का हाल चाल पूछने भी नहीं आ रहे हैं। तुम लोग कैसा कर रहे हो, तुम्हारे मांगे क्या है, कुछ भी कोई भी पूछने नहीं आ रहा है। ना विधायक आ रहे हैं, ना उनके संगी साथी लोग आ रहे हैं, सदस्य लोग जो भी हैं वो कोई नहीं आ रहे हैं। ना हमारा हाल चाल पूछ रहे हैं, तुम लोग जिंदा हो कि मर गए ये भी पूछने नहीं आ रहे हैं। लेकिन हम मर भी जाएंगे, यहाँ से उठेंगे नहीं। तो 6,500 में हम अपना परिवार को पालेंगे, अपना पेट भरेंगे। हम क्या कर सकते हैं 6,000 में? 6,000 में हम लोग पूरे परिवार को भी पालन पोषण करना है, अपना भी जिंदगी जीना है। अगर कोई बीमार सीमार वाले हम कार्यकर्ता हैं, हमको गोली दवाई के लिए भी वो पैसा नहीं पूरता है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? तो गरियाबंद में स्वतंत्रता समागम समारोह यानी माघ मेले का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने लोगों को संबोधित भी किया। गुरु कबीर साहेब की साहेब बंदगी, पंथी हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब, आचार्य कबीर पंत दामाखेड़ा, नवोदित वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहब, डॉक्टर गुरु गोस्वामी भानु प्रताप साहब, आदरणीय गृह मंत्री बड़े भैया ताम्रध्वज साहू जी, वन मंत्री भैया मोहम्मद अकबर जी, स्थानीय विधायक भाई शिवरतन शर्मा जी, बेमेतरा के नौजवान विधायक भाई आशीष छावड़ा जी, प्रकाश पटेल जी, प्रमोद साहू जी, विजय महंत जी और देश के कोने कोने से आए, हमारे प्रदेश के सभी जिलों से आए कबीरपंथ के मानने वाले कबीरपंथी सभी भाइयों बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, बहुत सारे साथी, सभी राजनीतिक दल के लोग भी आए हैं, हमारे साथ भी हमारे सब साथी उपस्थित है। मैं सबको नमन करता हूं। साथ ही हमारे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लोग भी, अधिकारी कर्मचारी गण भी आए हैं। सबका स्वागत, अभिनंदन। दामाखेड़ा वैसे जब से हम लोग आना शुरू किए उसके बाद से क्रम टूटा नहीं है। जैसा कि पहले बताया गया शर्मा जी के द्वारा, जब कोविड काल था तभी कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाया था और तभी हम लोग नहीं आए, अन्यथा लगातार साहब के दर्शन करने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए हमेशा हम लोग आते रहे हैं। आज भी ये पावन अवसर मिला, प्रकाश मुनि नाम साहब, नवोदित साहब के भी और डॉक्टर साहब के भी दर्शन के साथ साथ आप सबका भी दर्शन प्राप्त करने का सुअवसर मिला। और बड़ी कृपा है प्रकाश मुनि नाम साहब के, उन्होंने आग्रह पूर्वक हम लोगों को आमंत्रित किया, उनका आशीर्वाद तो मिला, आप सबका भी दर्शन करने का अवसर मिला। जब भी प्रकाश मुनि नाम साहब से मिलते हैं
कोई न कोई नई बात हम लोगों को सुनने को मिलता है। आज भी कितनी अच्छी बात कही। कबीर जी जिस चौराहे में खड़े हैं उसमें ज्ञानी भी हैं, ध्यानी भी हैं, हठयोगी भी हैं, अनुरागी हैं। आज इन्होंने ये बातें कही। जब हम लोग बेमेतरा में कार्यक्रम में थे तब उन्होंने साहेब बंदगी का अर्थ हम लोगों को समझाया था। हम लोग तो समझते थे साहेब बंदगी कर रहे हैं मतलब आपको साहेब बंदगी कर रहे हैं, लेकिन साहब ने बताया कि साहेब बंदगी आपके अंदर जो साहेब बैठे हैं उसका बंदगी मैं कर रहा हूं। बहुत विस्तार से उन्होंने बताया था। तो जब भी हम लोग मिलते हैं कोई नई बात, नई ज्ञान की बात हम लोगों को सीखने की मिलती है। तो मैं पुनः नमन करते हुए अब 5 दिन से लगातार आप लोग सत्संग कर रहे हैं, तो कोई बात ज्ञान की मैं नहीं करूंगा। कबीर जी के बारे में आप सब मुझसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि आप कबीर पंथी हैं। कबीर को आपने सुना है, कबीर को आपने पढ़ा है, कबीर को आपने गुना है और कबीर को आपने आत्मसात किया है। और यही कारण है कबीर पंथियों की अपनी अलग पहचान है। इसलिए कोई बहुत ज्यादा बात मैं आपसे कबीर के बारे में नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है। चाहे युग कोई भी आए, कबीर को कभी बिसराया नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता, उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। कबीर वो है। इसलिए जो साहेब ने जो पंथ बताया है, जो रास्ता बताया है, उस रास्ते हम सबको चलना चाहिए। और कबीर जी ने तो सहजता की बात कही है, सरलता की बात कही है, लेकिन आज के जो जीवन है, आधुनिक जीवन है, उसमें कितनी कठिनाई है, कितनी मुश्किलें हैं। बहुत मुश्किलें होने के बाद सबसे बड़ा जो मुश्किल है वो सरल होना है। और कबीर जी कहते हैं आप सरल हो जाइए, और सरल होना ही सबसे कठिन है। आज हम लोग इतने आडंबर, इतने सारी बातें, इतने प्रपंच वो सब कर डाले हैं, तो सहज होना, सरल होना बड़ा कठिन। और सरल होना है तो फिर साहेब के पास आना होगा। और जब साहेब के पास आना है तो आपको सब कुछ भुला के आना है। आपके दिमाग में घर की बात है, खेत की बात है, व्यापार की बात है, और साहेब के पास जाएंगे तो भाई ऐसा है, जो घड़ा जो बर्तन में पहले से भरा हुआ है, अब उसमें आप पानी डालेंगे तो पानी नीचे गिर जाएगा। और यदि आप अपने दिमाग में सब ये सारे प्रपंच लेके साहब के पास आएंगे तो साहब ज्ञान की भी बात करेंगे तो आपके दिमाग में आने वाला नहीं है। और इसीलिए कहा संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो संत के पास आपको जाना है तो सब कुछ दिल दिमाग बिल्कुल खाली होके जाना है, क्योंकि बर्तन खाली रहेगा तभी उसमें पात्र में कुछ डाल पाएंगे। तो आप गुरु के पास जा रहे हैं, साहेब के पास जा रहे हैं, तो ये सब चीजें बाहर छोड़ के आइए, दामा खेड़े के बाहर छोड़ के आइए। और उसके बाद साहब के पास आएंगे तो आपको ज्ञान भी मिलेगा, आशीर्वाद भी मिलेगा। और ज्ञान और आशीर्वाद मिल गया, गुरु की कृपा यदि आप पे हो जाए, करना हो गए तो बहुत बड़ी बात है, कृपा भी हो जाए तो आप सबका जीवन सफल हो जाएगा। तो आज और ज्यादा न कहते हुए कुछ बातें साहब ने कही है, अब उनका आदेश हम लोगों के लिए, उनका कहा हुआ वाक्य हम लोगों का एक आदेश होता है। पिछले समय जैसा कि शिवरतन भाई ने बताया कि दाता साहब ने भी कुछ किया, उसके पहले जोगी जी ने किया, मुझे भी अवसर मिला तो मैं भी कर रहा हूं। मेरा तो उद्देश्य यही है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी हमारे धार्मिक स्थल है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो सबको हम लोग अच्छा से बनाएं, जो आकर्षक हो, आने वाले यात्रियों को सुविधा मिले, किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, चाहे वो दामा खेड़ा की बात हो,
चाहे वो बेमेतरा में, जगह का नाम भूल रहा हूं, लोलेसरा की बात हो, चाहे आज राजिम पुन्नी मेला है, वहां भी हम लोग जा रहे हैं, उसको संवारने की बात हो, तो जितने भी पर्यटक स्थल है, धार्मिक स्थल है, जो भी यात्री आए वो उसके लिए सुविधा भी होना चाहिए, और जो भी हमारे आस्था का केंद्र है उसके सौंदर्यीकरण करने के लिए, विकसित करने के लिए कोई कमी हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। तो हमारा प्रयास लगातार यही है। तो साहब के आदेश से बढ़िया सरोवर बनाने की बात है। 20 करोड़ के टेंडर हो चुका है, साहब की निगाह में है, और इसलिए ताम्रध्वज भैया बिल्कुल फूक फूक के कदम रख रहे हैं। भाई हम लोग तो कबीरपंथी नहीं है, लेकिन वो तो कबीरपंथी है ताम्रध्वज भैया। हम लोग कबीर को मानते हैं, लेकिन वो तो कबीर पंथ के हैं। अब उससे हम लोग गलती करेंगे तो साहब से माफी भी मांग लेंगे, उससे गलती तो क्षम्य भी नहीं है। इसलिए अब चूंकि वर्क ऑर्डर हो गया है तो तेजी से काम होना चाहिए। जो साहब यही निवास कर रहे हैं तो उनकी निगाह में हमेशा रहेगा, और बढ़िया बनना चाहिए, सुंदर बनना चाहिए, ताकि देश दुनिया के लोग आए तो कहे कि दावा खेड़ा में कबीर सरोवर बना है, वो बहुत सुंदर है। दूसरी बात, यहां धर्मशाला की बात है, तो धर्मशाला की भी मैं घोषणा करता हूं, एक बढ़िया धर्मशाला बने कि यात्रियों को रुकने की सुविधा हो। स्कूल की बात है तो शिक्षा सबसे जरूरी है, अक्षर ज्ञान भी जरूरी है। अब हम लोग तो सदगुरु के पास आए हैं, ज्ञान की बात अलग है, अक्षर ज्ञान दूसरी बात है, लेकिन वो भी बहुत जरूरी है। और इसलिए पूरे प्रदेश में 1000 करोड़ की व्यवस्था मैंने की है, ताकि जितने भी हमारे प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल है, वो सबके जो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं उसको जीर्णोद्धार करना है। या अतिरिक्त कमरा की आवश्यकता है तो वहां अतिरिक्त कमरा बनाएंगे। जहां भवन विहीन शाला है तो वहां भवन बनाएंगे। अब यहां जीर्ण शीर्ण हो गया, कलेक्टर साहब उसको नोट कर लें, देख लें, इंजीनियर से उसके परीक्षण करा लें, यदि वो खराब हो गया होगा तो डिसमेंटल करने का आदेश देके नए बिल्डिंग बनाने का काम शुरू होना चाहिए। और अंत में साहब ने जो बात कही है कि पर्यावरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हम सब के लिए, आप सब देखे हैं अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन का क्या महत्व है, सब लोग समझ गए। उसके पहले मुफ्त मिलता था तो किसी को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि प्रकृति ने, ईश्वर ने हम सबको ये हवा पानी ये मुफ्त दिया हुआ है। लेकिन जब कोरोना काल आया तब समझ आया ऑक्सीजन की कीमत क्या है। वैसे तो नाक दबा दो तो 1 मिनट में समझ आ जाएगा, लेकिन जितने कोरोना में दिल्ली वाले प्रभावित हुए उतना देश में और कोई प्रभावित नहीं हुआ। ऑक्सीजन के मारे हाय तौबा, कोई गाड़ी में ऑक्सीजन लगाए घूम रहा है, कोई लाइन लगाया हुआ है। छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं आई, लेकिन ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण है। शुद्धता भी होना चाहिए। शुद्ध यदि हवा ना हो तो फेफड़े खराब होने की संभावना है, और फेफड़ा ही नहीं खराब हो गया तो फिर शरीर का क्या है। इसलिए जो साहब ने बात कही है कि 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई स्पंज आयरन नहीं खुलना चाहिए, तो इस मंच के माध्यम से साहब के आदेश का पालन करते हुए मैं घोषणा करता हूं कि 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई स्पंज आयरन नहीं खुलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः प्रकाश मुनि नाम साहब के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, नवोदित साहब को भी नमन करते हुए और भानु प्रताप साहब को भी नमन करते हुए अपनी वाणी कहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोलो कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी। तो चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।